हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने यहाँ बताना है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स, और आपने अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक सिंगल पॉइंट्स दिया गया है, इससे होकर के केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। देखो स्टूडेंट, मान लो यह एक पॉइंट दिया गया है, इससे होके हम वन लाइन ये ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, 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 ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ वन थोड़े हैं, हम चाहे जितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका आंसर नोट करें, फॉल्स। इसका रीजन है सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट्स इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जैसे यह एक पॉइंट है, तो इससे होकर के तो हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। It can be seen that there are infinite numbers of line passing through a single point P। ये हमने पॉइंट P लिया, इससे होकर के हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए यह स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हों, उनसे होकर के हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, मान लो ये एक पॉइंट ये है और ये एक पॉइंट ये है, तो इनसे होकर के हमने एक लाइन तो ये ड्रॉ कर ली। अब हम दूसरी ड्रॉ करेंगे तो वो या तो इसी के ऊपर आएगी, मीन्स डिफरेंट लाइन नहीं हुई, या हम इस तरह से करें तो यह केवल वन पॉइंट पर ही होके जाती है, सेकंड पर होके नहीं जाती। ओके, इसका आंसर नोट करें। देखो स्टूडेंट, यह एक पॉइंट P है और यह Q है, इससे होके लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओनली वन लाइन ही ड्रॉ होगी। इसीलिए आंसर नोट करें, फॉल्स। सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास इन द फॉलोइंग फिगर, it can be seen that there is only one single line that can pass through two distinct point P and Q। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि यह पॉइंट P लिया है और यह पॉइंट Q लिया है, तो इनसे होकर के तो ओनली वन लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है और ज्यादा नहीं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड, a terminated line can be produced infinitely on both the sides। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली बोथ साइड में, मीन्स एक टर्मिनेटेड लाइन को बोथ साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, हम यह एक लाइन लेते हैं, इसे हम बोथ साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके,
इसीलिए नोट करें यह स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both the side. Let's AB is a terminated line. यहाँ हम मानते हैं कि AB यह एक टर्मिनेटेड लाइन है। इसको हम इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर भी। It can be seen that it can be produced indefinitely on both the side. इसको हम दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 4, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यदि टू सर्कल इक्वल हैं, ये दोनों सर्कल इक्वल हैं, तो इनकी रेडियस भी इक्वल होंगे। देखो स्टूडेंट, जब ये दोनों सर्कल इक्वल हैं तो इनकी रेडियस तो इक्वल होंगी। जब ये रेडियस इक्वल होंगे तभी तो दोनों सर्कल इक्वल होंगे। इसीलिए नोट करें ट्रू, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड सर्कमफेरेंस विल coincide and hence the radius will also be equal. जब टू सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस भी इक्वल होंगी। ओके, क्वेश्चन 5 इन फिगर 5.9 आपको इस फिगर के लिए बोला जा रहा है। इफ AB इज इक्वल PQ एंड PQ इज इक्वल XY देन AB इज इक्वल XY। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि AB इज इक्वल PQ है और PQ इज इक्वल XY है, तो AB इज इक्वल XY होगा? बिल्कुल होगा। देखो यहाँ आपको गिवन है AB इज इक्वल PQ और PQ इज इक्वल XY। हम इस PQ के प्लेस पर PQ इज इक्वल XY यूज कर लें तो यह AB इज इक्वल XY हो गया। ओके, इसका आंसर रिटर्न करें ट्रू, इट इज गिवन दैट AB एंड XY आर टू टर्मिनेटेड लाइन एंड बोथ आर इक्वल टू अ थर्ड लाइन PQ. Euclid's first states that things which are equal to the same things are equal to one another. Therefore, the line AB and XY will be equal to each other. Okay? अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि आप डेफिनेशन दें हर एक टर्म के लिए कि क्या वे दूसरे टर्म को नीड है फर्स्ट वाले को डिफाइन करने की और वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पार्ट 1 है अब पहला लाइन। स्टूडेंट्स, आप पहला लाइन जानते हो? जैसे मान लो ये दो पहला लाइन है। पहला लाइन कब होती है? जब इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर इक्वल होता है तो ये लाइन पैरेलल होती है, अदरवाइज नो। ओके, इसकी डेफिनेशन नोट करें। हम यहाँ पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं पहला लाइन का। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि दो लाइन के बीच में यह पर्टिकुलर डिस्टेंस सभी जगह पर सेम है, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, तब ये लाइन पैरेलल लाइन बोली जाएंगी। इन अदर वर्ड, हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं
then lines which never intersect each other are called parallel line. जो लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, कुछ बच्चों को यह बात थोड़ी डाउटेड लग रही होगी, वे ऐसे एग्जाम्पल रख सकते हैं कि जैसे एक लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है, और वो बोल देंगे कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखो, फर्स्ट बात तो ये है कि इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसीलिए यह पैरेलल लाइन नहीं है। दूसरी बात, जो इंटरसेक्ट वाली बात है, तो इसे हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यह इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इसीलिए यहां बोला जा रहा है, इन अदर वर्ड द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जो लाइन एक दूसरे को कभी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उन्हें पैरेलल लाइन बोलते हैं। टू डिफाइन पैरेलल लाइन, हम पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट, लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग। हम यहाँ लाइन, उनमें पॉइंट, इनके बीच के डिस्टेंस और इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाता है कि यह लाइन पैरेलल लाइन है अथवा नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में आपसे बोला गया है परपेंडिकुलर लाइन। देखो स्टूडेंट, आप परपेंडिकुलर लाइन जानते हो, जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन 90 डिग्री के साथ स्टैंड है तो यह लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, इसकी डेफिनेशन देते हैं। पार्ट सेकंड, परपेंडिकुलर लाइन, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90, यदि दो लाइन एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करें, देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन एंड एंगल बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइन। यहां पर जब हम परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करेंगे तो उससे पहले हमें एंगल और लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड है लाइन सेगमेंट। देखो स्टूडेंट, एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंड बोथ पॉइंट फिक्स हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, ऐसी लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन नोट करें। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट is called line segment. To define a line segment, लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए we must know, हमको यह जानकारी होना मस्ट है about point and line segment. लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हमको पॉइंट और लाइन सेगमेंट के को जानना आवश्यक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 4 है रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहां नोट करें पार्ट 4, रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो स्टूडेंट, जब आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो डिस्टेंस आप कंपासेस में यूज करते हैं उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। जैसे आपने यह एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके लिए यह डिस्टेंस लिया था। यह डिस्टेंस में जो पॉइंट बनता है ना, कंपासेस का पॉइंटर जहां रखा जाता है वहां से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाता है। ओके, हम जब भी कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्टूडेंट, जब हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं
तो उस सर्कल के लिए जो कंपासेस में डिस्टेंस लिया जाता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। इसे दूसरे वर्डों में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमने कोई भी सर्कल ड्रॉ किया तो जहां पर हमने कंपासेस का पॉइंटर रखा था वहां से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन नोट करें। पार्ट 4 रेडियस ऑफ अ सर्कल, इट इज द डिस्टेंस between the center of a circle to any point laying on the circle। सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वह रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाता है। टू डिफाइन द रेडियस ऑफ सर्कल वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड सर्कल। इसे डिफाइन करने के लिए हमको पॉइंट और सर्कल की नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 5 स्क्वायर। स्क्वायर में एक तो हमारी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। यहां नोट करें A square is a quadrilateral। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है having all side equal length, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं लेंथ में, and all angle of the same measure that is 90। और ये सारे एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। टू डिफाइन अ स्क्वायर, स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए we must know about quadrilateral side and angle। हमको स्क्वायर डिफाइन करने के लिए क्वाड्रिलेटरल साइड और एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन ब्लू। स्टूडेंट, यहाँ आपको दो पोस्टुलेट दिए जाते हैं, आप उन्हें कंसीडर करें। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपको ए और बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है और एक थर्ड पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है। आप इस पोस्टुलेट को कंसीडर करें। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है जैसे 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में एक यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट सी इनके बीच में है। आपने बताना है कि ऐसा कोई पोस्टुलेट है क्या। यस, ऐसा पोस्टुलेट है। इसका आंसर नोट करें। देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट्स। इस गिवन पोस्टुलेट में ऐसे बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं। द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। ये जो पोस्टुलेट है ये भी हमें पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है बिकॉज दे रिफर टू डिफरेंट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि यह टू डिफरेंट सिचुएशन को रेफर करता है। ऑल्सो इट इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है टू डिड्यूस एनी स्टेटमेंट दैट कंट्राडिक्ट एनी वेल नोन एक्जिमोन्स एंड पोस्टुलेट। इसके दिए हुए स्टेटमेंट में कोई भी कंट्राडिक्स और वेल नोन एक्सिमोन्स स्टेटमेंट इसे डिड्यूस करने के लिए पॉसिबल है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain.
स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला गया है कि कम से कम 3 पॉइंट्स जो एक सेम लाइन में नहीं हो, क्या ये पोस्टुलेट कंटेन है किसी अनडिफाइंड टर्म्स में? क्या पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? क्या यह यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करता है? आप इस बात को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट, ऐसे पोस्टुलेट यूक्लिड थ्योरम में डिफाइन नहीं है। इसका आंसर नोट करें। These postulates do not follow from Euclid postulates. Do they follow from the axiom given to distance point there is a unique line that passes through them? स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला गया है कि यह पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करते हैं एक्सियम को जिसमें गिवन है 2 डिस्टेंस पॉइंट होते हैं, तो वे किसी यूनिक लाइन के थ्रू ज्वाइन होते हैं। जैसे कहीं भी 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे होके कोई पर्सनल 1 लाइन जा सकती है। 3 जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये तीनों एक लाइन में तो नहीं आएंगे, इनको ज्वाइन करने के लिए अलग अलग यूनिक लाइन होंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, इफ अ पॉइंट C lie between 2 points A and B such that AC is equal BC, then prove that AC is equal half of AB. Explain by drawing these figures. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक पॉइंट C एक लाइन AB पर बना हुआ है, यह पॉइंट A है और यह B है। यह इस तरह से है कि AB इज इक्वल BC है, तो आपने प्रूव करना है AC इज इक्वल हाफ ऑफ AB। इसे सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, हमको यहाँ यह एक लाइन दी गई है AB, यह पॉइंट A है, ये स्टार्टिंग वाला, और ये एंडिंग पॉइंट B है। इस पर मिड में यह पॉइंट C है। यहाँ हमें AC इज इक्वल BC गिवन है। क्या AC इज इक्वल BC गिवन है? यहाँ नोट करें, गिवन AC इज इक्वल BC। हम इसमें बोथ साइड AC ऐड कर दें। यहाँ नोट करें, बाई एडिंग AC ऑन बोथ साइड। देखो यह AC है और यह BC है, हम दोनों में AC ऐड करें। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल AC प्लस BC। अब देखो यह AC प्लस AC, ये 2 टाइम AC हो गया, इज इक्वल AC प्लस BC। देखो AC प्लस BC मिलके क्या हो गया, AB ना। यहां नोट करें, इज इक्वल AB। ये 2 टाइम AC है ना, हम ओनली AC फाइंड करें तो यह AB और 2 इधर जाके AC डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया AC इज इक्वल हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जैसे आपने क्वेश्चन 4 में प्रूव किया था, ये पॉइंट A है, ये B है, मिड में C है, तो ये जो AC है यह AB का हाफ होता है, मीन्स ये C मिड पॉइंट है। तो यहाँ आपने प्रूव करना है कि किसी भी लाइन में केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ओनली वन मिड पॉइंट होता है, मोर देन वन मिड पॉइंट नहीं होते। सॉल्व करते हैं। देखो मान लो यह लाइन AB है और यह मिड पॉइंट है C,
और यहाँ आपसे बोला है ना कि ओनली वन ही मिड पॉइंट होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। हम मान लेते हैं ये सी है और ये एक पॉइंट डी है, ये सी और डी दोनों मिड पॉइंट हैं। हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि मोर देन 2 मिड पॉइंट हैं। पहले हम लेते हैं कि यह पॉइंट सी मिड पॉइंट है। यहाँ नोट करें, लेट्स ए बी is a line segment. It has C and D two midpoint. यह लाइन ए बी है, इसमें C और D दो मिड पॉइंट हैं। हम पहले मान के चलें कि ओनली C मिड पॉइंट है। If we have C as a midpoint, यदि C मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल BC होगा। हम बिल्कुल पहले की तरह दोनों साइड में AC ऐड करें। इस तरह से यह हो गया AC प्लस AC इज इक्वल BC प्लस AC। देखो यह AC प्लस AC 2 टाइम AC हो गया, इज इक्वल AC प्लस BC, AC प्लस BC, यह AB हो गया। इस तरह से AC जो है हाफ ऑफ AB हो गया। ओके, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन 4 में। अब हम माइंड करें कि यदि D मिड पॉइंट है, यहां नोट करें, इफ पॉइंट D इज अ मिड पॉइंट, तो क्या होगा, AD इज इक्वल BD। हम AD को दोनों साइड में ऐड करें इसकी तरह से, तो ये हो गया AD प्लस AD इज इक्वल AD प्लस BD। ये 2 टाइम AD हो गया, इज इक्वल AD प्लस BD। देखो ये 2 टाइम AD हो गया, और यह AD प्लस BD, AD प्लस BD इज इक्वल AB हो गया। इस तरह से ये हो गया AD इज इक्वल 1/2 AB। देखो यहां हमें बोला गया है AC AB का हाफ है, और यहां बोला गया है AD AB का हाफ है। मीन्स एक लाइन AB है, इसका हाफ सेम लाइन का हाफ तो सेम होना चाहिए ना। देखो हम इक्वेशन 1 से करें, AC इज इक्वल हाफ ऑफ AB, और यहाँ हाफ ऑफ AB इज इक्वल AD होना चाहिए। हाफ ऑफ AB की जगह AD होना चाहिए, बट AC जो है AD के इक्वल तो नहीं है। यह AD है, इसमें कुछ ऐड किया गया है तभी तो AC बना है। इट मीन्स यह इक्वल नहीं है। जब यह इक्वल नहीं है तो फिर ये थ्योरी कि 2 मिड पॉइंट हो सकते हैं, यह थ्योरी भी राइट नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं वन लाइन सेगमेंट हैज ओनली 1 मिड पॉइंट। ओके, यह AC AD के इक्वल होना चाहिए, बट यह इक्वल नहीं है। यहां रिटर्न करें, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 AC शुड बी इक्वल टू AD, बट इट इज नॉट। जो है AC AD के इक्वल तो नहीं है, हेंस assumption is wrong and there can be only one midpoint on the given line segment. Only one midpoint on a given line segment. Okay, it is done. Question 6. In figure 5.10, if AC is equal BD, then prove that AB is equal CD. स्टूडेंट, यहाँ हमें फिगर 5.10 में AC इज इक्वल BD गिवन है। क्या गिवन है?
AC इज इक्वल BD, और हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल CD, या AB जो है CD के इक्वल है। टू प्रूव है AB इज इक्वल CD। देखो स्टूडेंट, यह AC, ये जो AC लाइन है यह AB प्लस BC को ऐड करके बनी है ना, AB प्लस BC से मिलके बनी है ना। इस तरह से हो गया AC इज इक्वल AB प्लस BC, और यह BD लाइन BD BC प्लस CD से मिलके बना है। इस तरह से हो गया BD इज इक्वल BC प्लस CD। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2। देखो AC इज इक्वल BD है, आपको गिवन है AC इज इक्वल BD, यह आपको गिवन है। AC क्या है? AB प्लस BC, तो यहां नोट करें AC के प्लेस पर AB प्लस BC, और BD जो है BC प्लस CD के इक्वल है, तो यहां नोट कर लें BC इज इक्वल BC प्लस CD। अब देखो BC यहां भी है और यहां भी है। देखो यह AB है अपने प्लेस पर और यह BC है अपने प्लेस पर। इस वाले BC को हम इधर लाएंगे तो माइनस BC हो गया ना, तो यह प्लस BC से माइनस BC शॉर्ट हो गया। ओके, इस तरह से चाहें तो आप यहां भी इनको शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास में रह गया AB इज इक्वल CD। आपने यही तो प्रूव करना था, यहां नोट कर दें हेंस प्रूव्ड। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, y is axioms 5 in the list of Euclid axioms considered a universal truth. Note that question is not about the fifth postulate. यहाँ आपसे बोला गया है कि जो एक्सियोम्स 5 है उसको यूक्लिड एक्सियोम्स की लिस्ट में ऐसे कंसीडर किया गया है कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा क्यों किया गया है, आप इसे एक्सप्लेन करें। यहाँ आपसे बोला गया है नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक्सियोम्स 5 है क्या। इसकी आपको डेफिनेशन इस तरह से दी जाएगी। एक्सियोम्स 5 स्टेट दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक्सियोम्स 5 यह बोलता है कि जो होल है वो ग्रेटर होगा उसके किसी भी पार्ट से। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, और सी या ए सी इसका एक पार्ट है, तो ए बी जो है ए सी से ग्रेट ही होगा। या आप एक एग्जांपल और लें, जैसे मान लो 1 एप्पल है और इसमें से इतना पार्ट्स कम कर लिया गया, तो ये होल है इतने से तो ग्रेटर ही होगा ना। इसीलिए एक्सियोम्स 5 में ऐसा कहा गया है कि होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो है उसके किसी भी पार्ट से ग्रेटर ही होता है। दिस एक्सियोम्स इज नोन एज द यूनिवर्सल ट्रुथ। भाई ये बात तो यूनिवर्सल ट्रुथ होगी। यूनिवर्सल ट्रुथ मींस हमेशा के लिए सत्य। होल जो है उसके किसी भी पार्ट से ग्रेटर ही होगा। दूसरा पार्ट कितना भी बड़ा ले लो बट वह होल से तो स्मॉल ही होगा। यह बात यूनिवर्सल ट्रुथ है बिकॉज इट होल्ड ट्रू इन एनी फील्ड। कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाओ यह बात तो आपको सत्य ही मिलेगी। एंड नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यह केवल मैथमेटिक्स के फील्ड में ही नहीं, ऑल फील्ड्स में यह बात आपको ट्रू ही मिलेगी कि होल इज द ग्रेटर देन
its part. Let us take two case. यहाँ पर हम दो केस लेते हैं. One in the mathematics and one other than that. हम दो केस लेंगे यहाँ पर, एक मैथमेटिक्स का और एक किसी और अदर का. केस 1 हम मैथमेटिक्स का लेते हैं. हम यहाँ मान लेते हैं कि t किसी होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और a, b और c उसके पार्ट्स हैं. तो t इज इक्वल a प्लस b प्लस c होगा नहीं होगा? होल क्वांटिटी t है, a b c इसके पार्ट हैं, तो उन तीनों पार्ट को ऐड करके ही तो होल क्वांटिटी बनेगी. इसीलिए यहां बोला जा रहा है t इज इक्वल a प्लस b प्लस c. यह बात आपको क्लियर हो गई होगी. t विल बी ग्रेटर देन all its part a, b and c. Therefore, it is right said that whole is the greater than the part. इसीलिए यह बात बोली गई है कि होल जो है उसके किसी भी पार्ट से ग्रेटर है. कोई डाउट रह गया हो तो इसे सम के रूप में करा दें. मान लो कि यह एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. इसका टोटल एरिया हम t माइंड कर लेते हैं और इसके 3 पार्ट्स हैं. यह पार्ट्स a है, यह पार्ट्स b है और यह पार्ट c है. तो a प्लस b प्लस c ऐड होके ही तो t होगा ना. इसीलिए यहां बोला है लेट t रिप्रेजेंट अ होल क्वांटिटी एंड ओनली a, b, c आर पार्ट्स ऑफ इट. हमने यहाँ t को होल क्वांटिटी माना है और a, b, c इसके पार्ट्स हैं. तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल t होगा. यह बात क्लियर हुई ना. t विल बी ग्रेटर देन ऑल इट्स पार्ट्स a, b एंड c. जो t है वह a, b और c इनसे ग्रेटर ही होगा. पर्सनली हम a को लें तो a से भी ग्रेट है t, b से भी ग्रेट है और c से भी ग्रेट है. Therefore, it is right said that the whole is greater than a part. इसीलिए यह बात सत्य कही गई है कि होल उसके किसी भी पार्ट से ग्रेट होता है. अब इसका वन मोर केस लेते हैं. एक अदर एग्जांपल लेते हैं जो मैथमेटिकली नहीं हो. सेकंड केस में हम कोई भी मैप ले लें. मान लो देखो यह एक एशिया का मैप है. इस एशिया में यह देखो बहुत सारी कंट्री हैं. यह इंडिया है, नेपाल है, यह पाकिस्तान है, यह बांग्लादेश है. बट यह पूरा एशिया इसके किसी भी देश, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से तो पूरा एशिया ग्रेट ही है ना. दैट्स ओके. इसीलिए यहां रिटर्न करें. केस सेकंड, let us consider the continent Asia. Then let us consider a country India which belong to Asia. India is a part of Asia and it can also be observed that Asia is greater than India. That is why we can say that the whole is greater than the part. This is true for in any parts of the world. It is thus a universal truth. इस तरह से यह कंप्लीट होता है.